हेलो डियर चैंपियंस, वेलकम बैक टू द नॉलेज पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ फिर से एक टेक्सचुअल एक्सरसाइज जो है आपका क्लास 9 एसएसटी चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। इसकी मैं 100% डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के संग टेक्सचुअल एक्सरसाइज लेके आई। इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन लेक्चर वाइज अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। ऊपर आई बटन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट को टैग कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द नॉलेज पॉइंट फॉर मोर अमेजिंग वीडियो। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बिग क्वेश्चन है। बिग क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिग क्वेश्चन जो है ना वो आपके चैप्टर के फ्रंट पेज पे ही दे रखा है। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर? आपका जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके से बनता है, उसमें क्या क्या कंपोजिशंस ऐड होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसको आंसर में कैसे आपको लिखना है? एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर है ना वो एक अर्थ के सराउंडिंग, एयर सराउंडिंग में एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। और उसको कौन हेल्प करता है? ग्रेविटी हेल्प करता है। ग्रेविटी सबको पता है कि अगर आप कोई भी चीज ऊपर से नीचे ऊपर से फेंकोगे तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी। एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। और इसमें यहाँ पे डिफरेंट गैसेस होती है जो आपकी लाइफ के लिए एसेंशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। It protects the earth from harmful solar radiation, regulates temperature and support weather and climate. वो हमें harmful solar radiation से बचाती है, हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करती है और एक वेदर क्लाइमेट को एक सपोर्ट करती है। उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बोलेंगे जो हमारे एटमॉस्फेयर का होता है। अगर हम उसके कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे टोटल आपको 5 तरह की गैसेस देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले जो आएगी वो नाइट्रोजन गैस आएगी, जो आपके एटमॉस्फेयर में 78% कैरी करता है। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, द मोस्ट अबेंडेंट गैस, हेल्प प्लांट्स गो थ्रू द नाइट्रोजन साइकिल। ये मोस्ट अबेंडेंट गैस है जिसमें प्लांट्स जो है ना वो इसकी मदद से, नाइट्रोजन साइकिल की मदद से ही ग्रो किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन है जिसमें पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करता है, जो है यहाँ पे 21%, एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एंड कंबशन। नेक्स्ट हमारे पास आर्गन है जो 0.293% है। वो क्या है? एक इनर्ट गैस है जो यहाँ पे विद अ वेरी लिटिल केमिकल एक्टिविटी, इसमें ज्यादा केमिकल एक्टिविटी नहीं होती है और इसका 1% से भी कम यहाँ पे रेशियो है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जो ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेशन के दौरान जो रिलीज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बट वो प्लांट्स के लिए क्या होता है? वो ऑक्सीजन की तरह काम करता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.04% है, यूज्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड हैज ट्रैप हीट। एंड अदर गैसेस में जैसे कि हीलियम आ गया, नियोन आ गया, क्रिप्टन आ गया, एक्सॉन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ओजोन आ गया। ओजोन में आपके पास क्या आ जाता है? ये वाला जो ओजोन लेयर है ना, जो हमारे सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक और चीज देखने को मिल जाती है जो है वाटर वेपर। वाटर वेपर 0.1 से 0.4% हो जाता है। फिर आपके पास डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं जो आपके रेनफॉल और क्लाउड फॉर्मेशन के लिए यूजफुल है। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हाउ डू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर अफेक्ट द अर्थ? ये जो हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती है अर्थ की, जैसे कि ट्रोपोस्फियर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये 5 लेयर होती है। उन लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है और वो अर्थ को किस तरीके से अफेक्ट करती है, ये हमें देखना है। देखिए, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? द एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इनटू द 5 बेसिक लेयर्स ऑन चेंजेस इन टेम्परेचर्स एंड डेंसिटी। ये पता है कि हर टेम्परेचर और डेंसिटी के लिए अलग तरीके से लेयर उसमें काम करती है। ईच लेयर परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। हर एक लेयर का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इसलिए हम किसी भी लेयर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने दो दो पॉइंट्स रखे हुए हैं। अगर आपको और भी पॉइंट्स आते तो वो आप उसमें रख सकते हो। ये क्वेश्चन जो है वो विद डायग्राम आता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं, और ये अगर शॉर्ट में आएगा तो आपको इतने ही पॉइंट्स उसमें लिखने होंगे। देखिए, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है वो सबसे लोएस्ट लेयर है जो अबाउट 12 किलोमीटर है, जिसमें एयर, क्लाउड्स और वाटर वेपर फॉर्म्स होते हैं। और जितने भी वेदर फिनोमिनाज होते हैं वो सारे कौन से लेयर में होते हैं? ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ट्रोपोस्फियर जो है वो फर्स्ट लेयर है जो यहाँ पे 12 किलोमीटर जितनी होती है। एंड देन
उसमें एयर, क्लाउड एंड वाटर वेपर फॉर्म किए जाते हैं और जितने भी वेदर वेदर फिनोमिना होते हैं वो सारे इसी लेयर में होते हैं। ट्रेपोस्फियर के ऊपर यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर आएगा। ट्रेपोस्फियर जो है वो 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड है और इसमें आपके पास ओजोन लेयर आ जाएगा जो अल्ट्रावायलेट रेड्स होती है वो उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको अर्थ तक नहीं आने देता। और जो एरोप्लेन्स है ना वो भी इसी लेयर में फ्लाई करते हैं बिकॉज यहाँ पे जो एयर होती है वो स्टेबल होती है। यहाँ पे आपको और भी ऐसे क्वेश्चंस मिलने देखने को मिलेंगे एयरप्लेन के रिलेटेड। एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज में, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो एयरप्लेन है वो स्ट्रेटोस्फियर में मूव करते हैं बिकॉज यहाँ पे जो एयर होती है वो स्टेबल फॉर्म में होती है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास मेसोस्फियर। मेसोस्फियर का मतलब क्या होता है कि इट एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर्स। मेसोस्फियर बर्न्स अप दिस लेयर प्रोटेक्टिंग द अर्थ। यहाँ पे जो मेट्रोइड्स है ना वो जिस लेयर में आके बर्न हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे ये अगर स्पेस से कोई भी मेट्रोइड जो है वो अर्थ की तरफ आता है तो वो आते समय एकदम आग सा जलने लगता है। वो आग से जलने क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ द मेसोस्फियर। वो जैसे ही मेसोस्फियर लेयर में एंटर करता है वो मेट्रोइड्स को बर्न कर देती है और अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर का जो है वो 80 टू 700 किलोमीटर तक है और वो जो रेडियो वेव्स है और जो अरोराज आप देखते हो ना, अरोराज देखने के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं, नॉर्थ वगैरह में जाते हैं। अरोराज जो लाइट फॉर्म होती है वो थर्मोस्फियर में ही आती है। एंड नेक्स्ट है एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसमें एयर काफी ज्यादा थिन होती है। जो लाइट गैसेस होती है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, वो जनरली इसी लेयर से स्पेस में जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी 5 लेयर कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून। मानसून का आपको मैकेनिज्म समझाना होगा। तो यहाँ पे मानसून जो है ना वो एक सीजनल रिवर्स है जो विंड डायरेक्शन होती है उनका। देखिए यहाँ पे पहला जो है वो साउथ वेस्ट मानसून है जो यहाँ पे जून टू सितंबर है। जो अभी सीजन मानसून का चल रहा है वो साउथ वेस्ट मानसून है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। इसमें क्या पॉइंट्स होंगे? ड्यूरिंग समर लैंड हीट्स अप फास्टर देन सी। लो प्रेशर डेवलप्स ओवर लैंड। यहाँ पे गर्मी के दौरान क्या होता है कि जून से पहले मई तक गर्मी रहती है। तो गर्मी के दौरान जो है ना वो सी से ज्यादा लैंड पे हीट प्रोड्यूस होता है और लैंड जल्दी गर्म होता है जिसकी वजह से वो वेपर बन के और लो प्रेशर बन के और वो डेवलप किया जाता है जो भी वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है। एंड विद द हाई प्रेशर रिमेन्स ओवर द इंडियन ओशन। और आपको पता है कि हमारे साउथ में इंडियन ओशन है तो वहां से हाई प्रेशर जो है वो बनता रहता है। एंड मॉइस्ट विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। और उसी इंडियन ओशन में जो प्रेशर बनता है उसमें जो मॉइस्ट विंड्स होती है, मॉइस्ट विंड्स मतलब जिसमें डस्ट पार्टिकल, एयर पार्टिकल्स, वाटर वेपर होते हैं, वो मॉइस्ट विंड्स जो है ना वो सी की तरफ से किसकी तरफ आते हैं? लैंड की तरफ मूव करते हैं। एंड दिस विंड्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल अक्रॉस मोस्ट ऑफ इंडिया। और मोस्ट ऑफ इंडिया में जो हैवी रेनफॉल होता है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से ही होता है जो आपके इंडियन ओशन से सी टू लैंड की तरफ जो वेव्स आती है उनसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो जनरली अक्टूबर से फेब में होता है और ड्यूरिंग विंटर इसमें क्या बता रखा है? लैंड कूल्स फास्टर देन सी। जो लैंड है ना वो सी से जल्दी ठंडी हो जाती है और जो हाई प्रेशर है वो यहाँ पे बनता है। देखिए जब यहाँ पे लैंड हीट अप होती है एज फास्टर देन सी तो वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप्ड होता है। बट जब लैंड कूल होती है एज कम्पेयर टू सी जल्दी तो वहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप्ड होता है। और जो विंड्स का डायरेक्शन है वो कहाँ से जाता है? लैंड टू सी जाता है। और दे आर जनरली कैसी होती है? ड्राई विंड्स होती है। मानसून का मतलब ये नहीं है कि वहां पे बारिश होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आफ्टर क्रॉसिंग बे ऑफ बंगाल दे ब्रिंग रेनफॉल मेनली टू द तमिलनाडु एंड नियर बाय एरियाज। और वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से क्रॉस होती हुई वो यहाँ पे किसकी तरफ जाती है? तमिलनाडु की तरफ जाती है। इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोला गया है। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस में आप ऐसा लिख सकते हैं, सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, फिल्स रिवर, लेक्स एंड रिजर्वर्स, प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, इन्फ्लुएंस इंडियाज इकोनॉमी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको आंसर के लिए और यूजफुल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? हाउ कैन वी रिड्यूस आर कार्बन फुटप्रिंट। जो कार्बन फुटप्रिंट होते हैं उसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है पहले वो देखिए।
A carbon footprint is the total amount of green gases released due to the human activities. कार्बन फुटप्रिंट्स वो होते हैं कि जो भी ग्रीन हाउसेज में जो भी हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू जो भी गैसेस को रिलीज करते हैं उसका टोटल अमाउंट ही क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट होता है। तो हम लोग उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे मेजर्स हैं, जैसे कि वॉकिंग और साइकिलिंग फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और कार पुलिंग, saving electricity by switching off unused appliances, conserving waters, following the 3 Rs, reduce, reuse, and recycle, avoiding single-use plastic, and then planting more trees, using renewable resources for energy such as solar or wind power, adopting an eco-friendly lifestyle. इन सबको मेजर्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल लाएंगे तो ये जो कार्बन फुटप्रिंट है वो रिड्यूस हो सकता है और ये एक इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाने से हो सकता है। इसमें आपको और भी पॉइंट्स आते हो तो वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे टेक्सचुअल एक्सरसाइज पे। यहाँ पे बिग क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर फॉलो कर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मैं बाकी चैप्टर्स के भी इसी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ। चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्या बता रखा है, पाई डायग्राम बनाना है जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस बिग क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 5 मार्कर में तब बन जाएगा जब आपको ग्राफ के संग डिटेल एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ पाई डायग्राम बनाने को बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे टेक्स्ट बुक में दे रखा है सेम वैसे ही यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ये पूरा ब्लू वाला। ऑक्सीजन जो है वो 21% है, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% एंड अदर गैसेज जो है वो 0.1 से 0.4 तक जा रही है। एंड जो वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स है वो भी यहाँ पे एक एटमोस्फेयर में वेरिएबल अमाउंट करते हैं। उसका यहाँ पे स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है इसलिए हमने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। और यहाँ पे टोटल 5 ही आपको देखने को मिले हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, येलो में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड अदर में अदर गैसेस हो गया। तो ये कंपोजिशन आपको ड्रॉ करना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है उसको आपको लेबल करना होगा। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में जो फर्स्ट लेयर होती है वो ट्रोपोस्फियर होती है, जिसमें आपके सारे क्लाइमेटिक चेंजेस किए जाते हैं। स्ट्रेटोस्फियर जो होती है वो कैसी होती है, जिसमें आपके ओजोन लेयर और आपका एयरप्लेन फ्लाई करता है। मेसोस्फियर जो होता है उसमें क्या होता है कि आपके जो भी मेट्रोइड्स है वो बर्न आउट होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, मेसोस्फियर होते हैं। थर्मोस्फियर में आपके क्या होते हैं कि जो अरोरा लाइट्स होती है वो यहाँ पे देखने को मिलती है और जो रेडियो एक्टिव जो भी परफॉर्मेंस होती है या जो भी एक्टिविटीज होती है वो इसी में आते हैं। दिख रहा है आपको शायद में छोटा सा टावर दिख रहा होगा। और एक्सोस्फियर में जो है वो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह घूमते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच आर द 4 मेन सीजन इन इंडिया। इंडिया के 4 मेन सीजन कौन से हैं? तो अकॉर्डिंग टू द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, इंडिया हैज अ 4 मेन सीजन। पहला जो है वो विंटर है, जिसमें आपका दिसंबर से लेके अर्ली अप्रैल इसका जो वेदर होता है वो कूल और ड्राई वेदर होता है। नेक्स्ट जो है वो समर और प्री मानसून होता है, जिसको हम लोग अप्रैल से जून में कंसीडर करते हैं, जिसका वेदर जो होता है वो हॉट एंड ड्राई होता है। देन आपके पास साउथ वेस्ट मानसून आता है, जिसका हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में देखा था, जो है यहाँ पे जून से सितंबर, जिसमें आपके मोस्ट ऑफ पार्ट्स में हैवी रेनफॉल होता है। एंड पोस्ट मानसून में अक्टूबर से दिसंबर होता है, जिसमें आपका रेनफॉल जो है वो साउथ और ईस्ट इंडिया में होता है। और इसका रीजन क्या है कि जो भी बे ऑफ बंगाल में क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, वो सारे जो विंड्स है, मॉइस्ट विंड्स, वो आपकी सी से लैंड की तरफ, सॉरी लैंड से सी की तरफ जाती है, इसलिए यहाँ पे इसको पोस्ट मानसून बोला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई डू यू नॉट फील द प्रेशर ऑफ द एटमोस्फेयर। ये काफी लॉजिकल क्वेश्चन है कि हमें जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसको हमें एटमोस्फेयर का जो प्रेशर है वो हमें फील क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप आंसर में, although the atmosphere exerts pressure on our bodies, we do not feel it because the air pressure equal to the all direction। जो एयर प्रेशर होता है ना वो सारी डायरेक्शन में इक्वल होता है। अगर वो सारी डायरेक्शन में इक्वल नहीं होगा तो फॉर सपोज जैसे आपने विंडी डे देखा होगा, मतलब एक ऐसा दिन जहाँ पे बहुत ज्यादा हवा चलती है,
तो उस टाइम पे आपका जो बॉडी है ना, वो ऐसा लगता है कि आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब जिस डायरेक्शन में विंड का फोर्स होगा, आप उसी डायरेक्शन में जाओगे। जैसे कि ये मोस्टली साइक्लोन या आपके मानसून सीज़न में देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ जो विंड होती है, वो एक ही तरफ फोर्स लगाती है, तो हमें भी ऐसे ही लगता है कि हम उसी तरीके से जा रहे हैं। अगर विंड का जो पूरे डायरेक्शन में फैली होगी, तो हमें उसको नहीं लगेगा। जैसे अगर हम घर में बैठे हैं, तो अगर बाहर बहुत ज़्यादा विंडी है, तो वो विंड हमारे घर में नहीं आ रही है, तो हमें ऐसा नहीं लगता है। बट उसी एकदम हवा वाले सीज़न में हम लोग बाहर जाएँगे, तो विंड हमें एक ही जगह पे पुश करेगी, तो हमें उसका प्रेशर फ़ील होगा। एंड द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ आउटसाइड। हमारा जो बॉडी का प्रेशर है, वो इक्वल है आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तेज़ होता है, तो वो हमें उसी डायरेक्शन में लेके जाता है। दिस प्रेशर बैलेंस ईच अदर, सो वी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी डिस्कम्फर्ट। ठीक है? यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन विच लेयर द एटमॉस्फेयर डू एरोप्लेन्स फ्लाई एंड व्हाई? जो मैंने आपको पहले बताया कि जो मेसोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, उसी में आपके एरोप्लेन जो है वो फ्लाई किए जाते हैं। बट उसके पीछे का रीजन क्या है, वो देखिए। एयरप्लेन्स जनरली फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फियर बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड स्टॉर्म्स। हम लोग देखते हैं ना कि जो एयरप्लेन है ना, वो आपके क्लाउड्स के ऊपर जाता है ना? अगर आप एक लंबा सफर कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर जो है वो एक कंडीशनेबल आपको दिखाता है पूरा, कि जैसे कि वो फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड स्टॉर्म्स होता है। Weather disturbance are almost absent. The air is more stable. Flying is smoother and more fuel efficient. And these conditions make stratosphere the safest layer for the air travel. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको दो तरीके के डिफरेंस पूछे गए हैं। पहला जो डिफरेंस पूछा गया है वो स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर में पूछा गया है, और जो दूसरा डिफरेंस है वो आपको साउथ वेस्ट मानसून और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ईज़ी नहीं है, इसको ईस्ट कंसीडर कीजिएगा। चलिए, पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर का। ट्रोपोस्फियर क्या है? द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर क्या है? जो ट्रोपोस्फियर के अबोव लेयर है, वो ही आपकी स्ट्रेटोस्फियर है, मतलब सेकंड लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फियर। वो यहाँ पे एक्सटेंड होती है अबाउट 12 किलोमीटर्स, वो 12 टू 50 किलोमीटर्स होती है। इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है जैसे एल्टीट्यूड हाई होता जाता है। इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है एल्टीट्यूड के संग, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर है। मतलब ट्रोपोस्फियर में क्या होता है कि हम लोग जैसे कि हाइट पे चढ़ते हैं, तो हमारा एयर जो है ना, वो उसकी डेंसिटी लो होती जाती है जैसे ही हम लोग एल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं। बट स्ट्रेटोस्फियर में इसका उल्टा होता है। जैसे ही आपका एल्टीट्यूड ऊपर जाता जाएगा, आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा, और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर। एंड नेक्स्ट है कंटेन्स क्लाउड्स, वाटर वेपर एंड ऑल वेदर फिनोमिना। और यहाँ पे ओजोन लेयर आएगी जो आपके यूवी हार्मफुल रेजेस को प्रोटेक्ट करेगी। इसमें आप एक और चीज ये ऐड कर सकते हैं, एयरप्लेन वाली जो हमने पहले देखा। एयर इज अनस्टेबल, एयर इज स्टेबल, सो एयरप्लेन्स फ्लाई हियर। ठीक है, ये काफी इजी डिफरेंशिएट था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है? साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट कब होता है? जून टू सितंबर होते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट होता है वो आपका अक्टूबर टू फेब होता है। इसकी जो विंड्स है वो सी से लैंड की तरफ जाती है। इसकी जो विंड्स है वो लैंड टू सी जाती है। ये यहाँ पे हैवी रेनफॉल लेके आता है इन द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे बेसिकली तमिलनाडु और जो साउथ ईस्टर्न इंडिया होता है उसके मानसून के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉज्ड बाय द लो प्रेशर ओवर हीटेड लैंड। और ये जब लैंड जो है वो ओवर हीट हो जाती है, तो उसके प्रेशर, लो प्रेशर की वजह से बनता है। और यहाँ पे जब लैंड कूल डाउन हो जाती है, तो उसके हाई प्रेशर की वजह से बनता है। यहाँ पे हम इसको समर मानसून भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंटर मानसून बोलते हैं। यहाँ पे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अगर कुछ भी डाउट निकलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द नॉलेज पॉइंट। थैंक यू सो मच।